नमस्कार दोस्तों। आज आपके नया टॉपिक चलेगा नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, देखिए नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है कि आगे कहते किसे हैं, तो अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अंकुरित परागकण कौन सा है? अंकुरित परागकण को ही क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका, नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका परागकण या लघु बीजाणु कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक देखिए, इसमें परागकण का केंद्र विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें बड़ी कोशिका काय कोशिका कहलाती है तथा छोटी कोशिका जो है जनन कोशिका कहलाती है। जैसा आपको पहले बताया भी गया था कि जैसे ये थी एक, उसका केंद्र विभाजित हुआ तो ये तो था कौन सी? काय कोशिका, और ये कौन सी थी? जनन कोशिका। और जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप परागकण की स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे परागकण की संरचना, सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है। तो परागकण क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, अगुणित होता है तथा गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर बाह्य जो परत होती है वो बाह्यचोल कहलाती है, एक्साइन, और जो आंतरिक परत होती है वो अंतःचोल कहलाती है। बाह्य परत किसका निर्माण किससे निर्मित होती है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के द्वारा निर्मित होती है, जबकि आंतरिक परत जो है अंतःचोल वो किससे निर्मित होती है? सेलुलोज या पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। और इसी बाह्य चोल पर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। जो जनन छिद्र क्या काम आते हैं? परागकणों को अंकुरित करने के काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए आप स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर देखिए, यह आपकी स्ट्रक्चर हुई। ये आपके सबसे बाहर की ओर जो बाह्य परत दिखाई दे रही है ये कहलाता है आपके बाह्य चोल। देखिए ये कौन सा कहलाएगा आपके पास में? बाह्य चोल। इसको बोलते हैं अपन एक्साइन। इसके बाद देखिए इसी बाह्य परत पर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये कौन से हो गए? जनन छिद्र। आप बताइए, जनन छिद्र पाए जाते हैं, इनकी संख्या होती है 1 से 3। बाह्य चोल किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ से, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसकी आंतरिक जो परत होती है वो अंतःचोल कहलाती है, यानी एंटाइन। और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज व पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। अब देखिए बाह्य चोल जो है स्पोरोपोलेनिन है, और जनन छिद्र ये तो क्या काम करता है? जनन छिद्र क्या काम आते हैं? अंकुरित परागकणों को अंकुरित करने में काम आता है। क्या काम आते हैं? परागकण को अंकुरित करना। ठीक है, अब देखिए
इसके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गई आपकी परागकण की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे देखिए आप, इसके बाद है अनेक कीट परागित पुष्पों में परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है। उस तेलीय परत को कहा जाता है पोलन कीट। तेलीय परत को क्या कहा जाता है? पोलन कीट। और इन पोलन कीट का के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण जो होता है वो टेपिटम कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टेपिटम कोशिकाओं द्वारा। पोलन कीट के लिए आवश्यक पदार्थों के लिए इनका संश्लेषण किसके द्वारा होता है? टेपिटम कोशिकाओं द्वारा। आगे देखिए आप पोलन कीट के कार्य। ठीक है, नेक्स्ट पोलन कीट के कार्य। अब पोलन कीट के कार्य में है कि क्या क्या इसके कार्य हैं पोलन कीट के? पोलन कीट के कार्य देखिए, पहला कार्य है कीटों को आकर्षित करना। कीटों को आकर्षित करना। दूसरा है कीटों परागकण को कीटों से चिपकाना, यानी चिपचिपापन। चिपचिपापन यानी कीटों से परागकणों का चिपकाना। नेक्स्ट देखिए थर्ड, कीटों को आकर्षित करना। ठीक है, चिपचिपापन यानी कीटों से परागकणों को चिपकाना। और तीसरा है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना, अल्ट्रावायलेट। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। और लास्ट में इसका एग्जाम्पल आता है एलर्जी उत्पन्न करना। एलर्जी उत्पन्न कौन करता है? कांग्रेस घास। कांग्रेस घास। ठीक है, यहां तक अपने नर युग्मोद्भिद हो गया। यानी नर युग्मोद्भिद क्या होता है? अंकुरित परागकण को ही नर युग्मोद्भिद कहते हैं। ठीक है, आगे आता है कि इसकी नर युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? तो अंकुरित परागकण या लघु बीजाणु को क्या कहते हैं? परागकण या लघु बीजाणु क्या कहते हैं? इसकी प्रथम पीढ़ी की कोशिका कहते हैं। इसके बाद आता है कि परागकण के केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें बड़ी कोशिका कायिक कोशिका तथा छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका में विभाजन द्वारा क्या होता है? दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। उसके बाद में आते हैं परागकण की स्ट्रक्चर। तो परागकण एक केंद्रीय, एक कोशिकीय, गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद परागकण की बाह्य भित्ति वाइसोल कहलाती है, जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद है इसकी आंतरिक परत जो होती है अंतःस्चोल कहलाती है, जो सेलुलोज व पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। बाह्य स्चोल के ऊपर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 1 से 3 होती है। और वो क्या कार्य करते हैं? अंकुरित परागकणों को अंकुरित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है कि कीट परागित पुष्पों में परागकण की सतह, उस कीटों की परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पोलन कीट कहते हैं। पोलन कीट के लिए आवश्यक पदार्थों का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? टेपिटम कोशिकाओं द्वारा। फिर आता है आपके पास है पोलन कीट के कार्य। पोलन कीट के कार्य में पहला था आपके कीटों को आकर्षित करना। दूसरा होता है उसमें चिपचिपापन, यानी परागकणों को कीटों से चिपकाना। जैसे कीट बैठते हैं तो क्या होते हैं? परागकण उससे चिपक के कीट यहाँ पे बैठ गया। अब बैठ गया तो यहाँ से जो परागकण है वो कहाँ होंगे? इसके चिपक के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। और लास्ट में एग्जाम्पल आता है कांग्रेस घास, यानी एलर्जी उत्पन्न करना कांग्रेस घास द्वारा।
नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। देखिए वही चीज आएगी थी, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम पीढ़ी कौन सी कहलाती है? प्रथम नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कौन सी कहलाती है? लघु बीजाणु कहलाती है तथा इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एक बड़ी कोशिका काय कोशिका होती है तथा छोटी कोशिका जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका द्वारा किसका निर्माण होता है? दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। परागकण की सतह से पहले डायग्राम देख लो। चलो आप, जैसे मान लो आपके पास एक परागकण है, ये परागकण है, इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है, वो ये गया। अब इसमें विभाजन हुआ तो किसमें हुआ? केंद्रक में। केंद्रक में विभाजन क्या होता है? दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। छोटी कोशिका तो कौन सी कहलाती है? जनन कोशिका। जबकि बड़ी कोशिका कौन सी कहलाती है? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और ये कौन सी कहलाएगी? जनन कोशिका। यहाँ से परागकण अंकुरित होने के लिए किसके पास जाएंगे? ये अंकुरित होने के लिए जाएंगे कहाँ पे? वर्तिकाग्र के ऊपर जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे ये चपटा या लंबा कर्मी रूपी आकार हो जाता है और इसमें दो नर युग्मक व एक कायिक कोशिका का निर्माण होता है। नर युग्मक व एक कायिक कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये आपकी पराग नलिका। ठीक है। यहाँ तक देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि प्रारंभ के अंदर जो जनन कोशिका होती है ये परागकण की भित्ति से क्या होती है? संलग्न होती है। लेकिन कुछ अवस्थाओं के बाद जब इसकी भित्ति पूर्ण रूप से बन जाती है तो यहाँ से जनन कोशिका क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। और पृथक होकर क्या करती है? दो नर युग्मकों का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसमें कायिक कोशिका, दोनों का अंतर बताते हैं। फिर आता है आपके पास में जनन कोशिका। कायिक कोशिका कैसी होती है? आकार में बड़ी होती है। कायिक कोशिका कैसी होती है? आकार में बड़ी होती है। ठीक है। प्रारंभ में इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है और बाद में कैसा होता है? अनियमित होता है। तो प्रारंभ में इसका आकार कैसा था? गोलाकार था। और बाद में इसका आकार कैसे हो गया? अनियमित हो गया। और ये किसका निर्माण करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, प्रारंभ में गोलाकार थी, बाद में क्या हो गई? अनियमित हो गई और इसका निर्माण करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है। अब आ जाएंगे जनन कोशिका में। ये आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। आकार में कैसी होगी? ये छोटी होगी। प्रारंभ में कैसी थी? लेंस के आकार की थी। और विभिन्न प्रावस्थाओं के विकास होने के बाद ये कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। और कैसी बनती है? कर्मी रूपी लंबी नलिका। जिसमें क्या होता है? दो नर युग्मकों को क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बताया था आपको, कायिक कोशिका, ठीक है, आकार में बड़ी, गोलाकार, अनियमित हो जाती है बाद में और पराग नलिका निर्माण करती है। जबकि जनन कोशिका आकार में छोटी होती है और प्रारंभ में कैसी थी? लेंस के आकार की थी। कब थी ये? प्रारंभ के अंदर।
और बाद में कैसी हो गई, गोलाकार हो गई, और उसके बाद में करेंगे रूपी नलिका नलिका बन गई और क्या इसका निर्माण करती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब क्वेश्चन आता है नोट, इसके अंदर नोट है, जैसे आप देखिए कि डीएनए की और आरएनए की मात्रा किसमें कम पाई जाती है, किसमें ज्यादा पाई जाती है, कैसी स्थिति होती है इनकी दोनों की, तो वो देखिए एक बार। कायिक कोशिका व जनन कोशिका दोनों के केंद्रक में डीएनए की मात्रा जो होती है, दोनों के केंद्रक में डीएनए की मात्रा बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा, आरएनए की मात्रा, आरएनए की मात्रा दोनों कोशिकाओं में भिन्न भिन्न पाई जाती है, दोनों कोशिकाओं में भिन्न भिन्न पाई जाती है। अब देखिए कि आखिर किसमें कम पाई जाती है, किसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो कायिक कोशिका जो है उसमें आरएनए की मात्रा जनन कोशिका की तुलना में क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाएगी, कायिक कोशिका के अंदर आरएनए की जो मात्रा होती है वो जनन कोशिका से क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये आपका हुआ डेवलपमेंट। ठीक है, वापस देखें डेवलपमेंट को। सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका जो होती है कौन सी कहलाती है, लघु बीजाणु कहलाती है। ठीक है, लघु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में बटा होता है, पहली जनन कोशिका और दूसरी कायिक कोशिका। कायिक कोशिका कैसी होती है, कायिक कोशिका बड़ी होती है, जबकि जनन कोशिका कैसी होती है, छोटी होती है। प्रारंभ के अंदर जो है प्रारंभ के अंदर जनन कोशिका प्राकण की भित्ति से संलग्न रहती है, लेकिन कुछ अवस्थाओं के बाद या फिर भित्ति निर्माण पूर्ण होने के बाद जनन कोशिका प्राकण भित्ति से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और किसका निर्माण करती है, दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब देखिए आप पहले कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है, प्रारंभ में कैसी थी, गोलाकार थी, और बाद में कैसी हो गई, अनियमित हो गई और किसका निर्माण करती है, प्राग नलिका का निर्माण करती है, जबकि कायिक कोशिका, ठीक है, जबकि जनन कोशिका जो है आकार में छोटी होती है। प्रारंभ में इसका आकार कैसा था, लेंस के आकार का था। लेंस का आकार अपन देखें तो लेंस का आकार ऐसे होगा, प्रारंभ में इसका आकार कैसा था, लेंस के आकार का था, और बाद में कैसा हो गया, ये गोलाकार हो गई, और गोलाकार होकर कैसे दिखाई देती है, कर्मी रूपी लंबी नलिका के रूप में, और किसका निर्माण करती है, दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। उसके बाद में आता है कि इस कायिक कोशिका और जनन कोशिका में डीएनए और आरएनए की मात्रा किस किस में कम या ज्यादा पाई जाती है, तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों के अंदर डीएनए की मात्रा तो बराबर होती है, जबकि आरएनए की मात्रा क्या होती है, दोनों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। ठीक है, तो कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा जनन कोशिका की तुलना में क्या होती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, यह आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू।